Hello students, welcome back to ACCA Financial Accounting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. तो आज के लेक्चर में हम मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में और रिमेनिंग क्वेश्चंस फिर आपके होमवर्क रहेगा. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन है आइस कंपनी का. अब एक बात ध्यान रखनी है आपको मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस में, जो कि 15 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके. इसमें आपको ये तो नहीं बोला जाएगा कि आप पूरा पूरा स्टेटमेंट बनाओ, नहीं, आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और उस स्टेटमेंट्स में से कुछ छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी. ठीक है, और उसमें मतलब जैसे एक क्वेश्चन में हो सकता है 5 टास्क हो, 4 टास्क हो, और वो टोटल उनका मिला के 15 नंबर का रहेगा. लेकिन आपको पूरे पूरे स्टेटमेंट्स कहीं पे भी बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा. ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आइस कंपनी, टास्क 1. The following is an extract from the trial balance of ICE company and entity as at 31st December 2001. अब क्या क्या दे रखा है हमें इसका? रेवेन्यू दे रखा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन दे रखा है, परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिटर्न इनवर्ड्स. रिटर्न इनवर्ड्स क्या होती है? सेल्स रिटर्न. ठीक है, नोट इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट 31st December 2001 वाज $30,000. अब रिक्वायर्ड क्या है? ए, into which heading is the statement of profit or loss should be following item be included. अच्छा, कैरेज इनवर्ड. अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है? हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, कैरेज इनवर्ड एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस है. वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो गुड्स को उसकी फैक्ट्री तक लाने में लगती है, सप्लायर्स से कहां तक लाने में लगती है? फैक्ट्री तक या फिर वेयरहाउस तक. अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फैक्ट्री तक, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो जो भी उसका वेयरहाउस होगा जहां पे स्टॉक पाइलअप किया जाता है. ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका पार्ट बनते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स का. याद होगा मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री पर परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. राइट, सो किसका पार्ट बनेगा कैरेज इनवर्ड? कॉस्ट ऑफ सेल्स का. तो यहां पे आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. फिर कैरेज आउटवर्ड किसका पार्ट बनेगा? कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? एक बार फैक्ट्री से गुड्स वगैरह रेडी हो जाते हैं फैक्ट्री में, या फिर वेयरहाउसेस से जब गुड्स जाते हैं किसके पास? अपने कस्टमर्स के पास. अब ये कस्टमर्स होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है. पर वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है उनको उनके कस्टमर्स तक पहुंचाने तक, वो क्या होती है? वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है. वो कौन सी कॉस्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है, तो वो क्या होता है? जीपी के बाद आती है. जीपी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है. ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हाट वाज द आइस कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2001. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, चलो निकालते हैं. ओके, जीपी निकालना है. जीपी निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स कितनी है? सेल्स है 6 लाख, लेकिन हमको साथ में रिटर्न इनवर्ड्स भी दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ठीक है, सो 6 लाख में से मैं क्या माइनस कर दूंगी? 500 की रिटर्न इनवर्ड्स, तो ये आएगा मेरा 599,500. अब मुझे इसमें से क्या लेस करना है? कॉस्ट लेस करना है. कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर परचेजेस होंगे, फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब ओपनिंग इन्वेंट्री देखो कितने की थी? ओपनिंग इन्वेंट्री है 24 की, परचेजेस है 2,40,000 की, कैरेज इनवर्ड्स है 2,000 की. ठीक है, अब कैरेज इनवर्ड्स तो आएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड्स इसका पार्ट नहीं बनेगा. कैरेज आउटवर्ड तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब किसका पार्ट है? ये सब जीपी के बाद आते हैं. ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं. और फिर हमको क्या दे रखा है? रिटर्न इनवर्ड्स हमने ऑलरेडी यूज कर लिया. अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन है 31st December, ये हो गई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है, चलो लिखते हैं. हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 24,000 की, परचेजेस थी हमारी 2,40,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो हमारे कैरेज इनवर्ड थे वो कितने के थे? 2,000 के थे. ये थे हमारे 2,000 के, और इसमें से मैं क्या करूंगी? मेरा 30,000 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो माइनस कर लूंगी. तो ये कितना आया? ये आएगा मेरा 2,36,000. तो अब मेरी जीपी कितनी होगी? इस 599,500 में से ये माइनस कर दूंगी, तो जीपी आएगी मेरी 363,500. ठीक है, तो यहां मैं क्या लिखूंगी? यहां मैं लिखूंगी, डॉलर दे रखा है 363,500.
100। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल आइडेंटिफाई द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आइस कंपनीज ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जीपी में से माइनस करने पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस एनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जीपी 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 दिया हुआ है तो जीपी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो मुझे जो डायरेक्टली दे रखी है वो है 75,000 की, तो ये माइनस होगी, लेकिन इस 75 के साथ में जो कैरेज आउटवर्ड है वो भी माइनस होगा 3,000 का, माइनस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है 1,80,000 की, तो इससे मेरा क्या जाएगा, एनपी आ जाएगा। अब देखो कौन सा ठीक है इसमें से, 30,000 तो नहीं है, तो पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि इसमें रिटर्न इनवर्ट दे रखा है, ये 500 वाला भी गलत है, ये वाला ठीक है, थर्ड वाला 3,000 माइनस होगा, 1,80,000 माइनस होगा और 75 होगा, सिलेक्टेड आंसर लास्ट वाला। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यू आर नाउ एडवाइज्ड दैट 1st April 2001 ICE company raised loan finance of $1 lakh which will be repayable in a single installment on 31st March 2005। ठीक है, interest is payable annually at the rate of 6% in arrears। What expense should be included in ICE company statement of P&L in relation to the loan finance। interest expense कितना आएगा वो ये पूछ रहा है। पहले देखो इसका ईयर एंडेड कितना है 31st December 2001, मतलब आइस कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है 1 Jan से लेके 31 December 2001 तक है। अब लोन कब लिया है उसने, 1 April को लिया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इस साल के स्टेटमेंट में आएगा वो कितना आएगा, वो सिर्फ 9 महीने का ही आएगा, 9,000 नहीं सॉरी, वो कितने का आएगा, सिर्फ 9 मंथ्स का आएगा। ठीक है, लोन कितने का लिया है, $1 लाख का। ठीक है, कितना होगा 6% और कितने मंथ्स के लिए 9/12, तो ये कितना आएगा, ये आएगा $4,500, 6,000 का 9/12 कितना होता है 4,500। सो इधर आएगा आपका डॉलर दे रखा है 4,500 आपको लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ शुड द लोन बी क्लासिफाइड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये लोन क्या है, ये तो एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, सिंपल। एन इक्विटी कंपोनेंट, नो। अ नॉन करंट लाइबिलिटी, यस। अ करंट लाइबिलिटी, नो। टास्क 3, ऑन 21st January 2002, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 21st January 2002 ICE company received notification from a customer that they had suffered injury as a result of using one of its products which has been purchased in December 2001। December 2001 में किया है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कब आई है, 2002 में आई है। ठीक है, the customer made a claim for compensation amounting to 5,000 and ICE company legal advisors have advised that it is virtually certain that compensation will be required to settle the claim। How should the matter be reflected in ICE company's financial statement for the year ended 31st December 2001। अब ये क्या है, ये वो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग है, ये क्या है, एक तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग है, ठीक है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग डेट बोल दो, लेकिन ये कौन सा है, लेकिन ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों, क्योंकि एविडेंस अवेलेबल था, दिसंबर 2001 में उसने गुड्स खरीदे, ठीक है, तो अब फॉल्टी गुड्स गए उसको, सो इस वजह से क्या बनाना पड़ेगा, इसका प्रोविजन उसको बनाना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सो अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं हमको। ठीक है, इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2001। नहीं, क्योंकि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है तो इसका जो भी होगा वो करना ही पड़ेगा। इट शुड बी डिस्क्लोज्ड ओनली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्क्लोज नहीं, डिस्क्लोजर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि वर्चुअली सर्टेन है, वर्चुअली सर्टेन है मतलब लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी इसकी। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लाइबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द वर्चुअली सर्टेन क्या होता है 95% से ज्यादा। ठीक है, तो यस दिस विल बी द आंसर। ओके, चलो मूविंग फर्दर। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज ICE company considering whether to undertake some work in relation to the freehold land and buildings that it owns, state whether each one of the following costs should be capitalized or treated as a revenue expenditure। So कुछ expenditures दिए हैं उसने अपन को और वो बोल रहा है कि ये बताओ कि ये revenue expenditures होंगे या फिर ये capital expenditures है। ठीक है, so work to install additional high specification electrical power cabling and circuits so that additional plant and equipment can become operational। देखो additional वो क्या इंस्टॉल कर रहा है, हाई स्पेसिफिकेशन इलेक्ट्रिक पावर केबल्स। अब केबल्स कोई एक साल थोड़ी चलती, केबल तो सालों सालों चल जाती है, राइट। सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिप्लेसमेंट ऑफ सम लूज डैमेज्ड रूफ टाइल्स फॉलोइंग अ रीसेंट स्टॉर्म, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीपेंटिंग द फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, रेवेन्यू।
मॉडिफिकेशन टू द फैक्ट्री एंट्रेंस टू इनेबल अ लार्ज आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड। अब आपने फैक्ट्री की एंट्रेंस पे कुछ कराओगे तो वो एंट्रेंस सालों साल वैसी ही तो रहेगी, राइट? तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। Okay, now the question is asking, you have now been provided with an additional extract from ICE company's trial balance as at 31st December 2001 as follows. अब क्या क्या दिया है हमको? फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग का कॉस्ट दिया है, जिसमें से लैंड की कॉस्ट 170 है और टोटल हमको बाहर दे रखा है 120। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग टोटल 120 है, $120,000 के, जिसमें से लैंड की वैल्यू हमको दे दी $70,000, तो बचा हुआ $50,000 किसकी कॉस्ट हो गई? बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई। फ्री होल्ड बिल्डिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट 1st Jan 2001, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000 है। ओके, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 1,20,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 1st Jan 2001 कितना है? 15,000 है। The freehold building is depreciated on a straight line basis over its estimated useful life of 50 years. ठीक है। The plant and equipment is depreciated on a reducing balance basis as a rate of 15%. There were no purchase or disposals of non-current assets during the year. Calculate the depreciation charge for the year which was included as an expense within cost of sales. ठीक है, सिंपल हमसे वो depreciation पूछ रहा है, करंट ईयर का जो depreciation है 2001 का। ठीक है, तो अब इसने बोला लैंड और बिल्डिंग जो है उसको तो एसएलएम पे किया जाता है और प्लांट एंड मशीनरी को किस पे किया जाता है? डब्ल्यूडीवी मेथड पे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी जिसको बोलते हैं। तो सिंपल है। अब देखो 50,000 उसकी कॉस्ट है और 50 ईयर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हर साल की कितनी होगी? $1,000 डेप्रिसिएशन होगा पर एनम का। ठीक है, तो एसएलएम है तो इस साल भी इतना ही होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ प्लांट एंड बिल्डिंग की, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 और आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 15,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, इनटू कितना परसेंट लगता है? 15%। तो ये आ गया आपका, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 1,20,000 में से मैं माइनस करूंगी 15,000 इंटू 0.15, ये आएगा 15,750। सो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 15,750। सो यहाँ पे लिखो 15,750। अब देखो ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अलग आपके बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स उठाए गए। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी थे, जैसे ये टास्क 4, ये तो मतलब 4 नंबर फ्री के मिले आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद अगर देखो तो ये नंबर यहाँ पे, ये जो 1 नंबर का, ये आसान है, ये आसान है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोचना था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टास्क 3 में। सो ये देखो इतना आसान रहेंगे आपके क्वेश्चंस, कुछ मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है। अगर क्वेश्चंस ढंग से पढ़ोगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं हर लेक्चर के एंड में बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आंसर्स उतने जल्दी निकलेंगे, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे फिर टिप्स पे होंगे। प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट टिप्स पे आते आते हैं, टिप्स पे आएंगे तो सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, बस आपको पता है कि क्या चीज कहाँ जाएगी, क्या चीज कहाँ जाएगी। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर। ओके, अब हम कर रहे हैं, एक काम कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्लर्क कंपनी का, ये खुद कीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं करवाई देती हूँ, एक काम करती हूँ, थर्ड क्वेश्चन जो है क्लर्क कंपनी का वो मैं कराई देती हूँ। You are helping to prepare the financial statements of Clerk Company for the year ended 31st December 2007. Your initial focus is upon accounting for amounts due to the business. One specific receivable of 3,500 is 4 months old and now is considered to be irrecoverable. Simple है, एक receivable था 4 महीने पुराना है लेकिन वो irrecoverable हो रहा है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? State the accounting entries required to write off this amount in the general ledger. बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको भाई? आपको राइट ऑफ ही तो करना है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। ठीक है, और अलाउंस नहीं बनाना। और क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट करोगे अपने ट्रेड रिसीवेबल्स। सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रहा है इररिकवरेबल हो गए, मतलब 100% इररिकवरेबल। अलाउंस में तो क्या होता है कि जब हम अलाउंस बनते हैं तो 100% इररिकवरेबल नहीं होते, डाउटफुल होते हैं वो। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे, कितने से? 3,500, 3,500। बस आपको यही करना है। अब देखो इररिकवरेबल डेट होगा आपका डेबिट, तो यहां आप लिखोगे डेबिट, और कितना होगा? 3,500। और ट्रेड पेबल्स का तो कुछ काम है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स वो क्या होंगे? क्रेडिट। ये क्रेडिट कर दो 3,500। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, 1 नंबर मिल गया फ्री का। ठीक है, अब देखो एडिशनली इट हैज बीन अग्रीड
with another credit customer who also supplies goods to clerk company on credit that an amount of 4,750 will offset against their respective receivable and payable balances due to each other. इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है. कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास होती है, उसमें डेबिट हो जाएगा ट्रेड पेबल और क्रेडिट हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, तो दोनों रिसीवेबल कम हो गए और पेबल्स कम हो गए. अब क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, for clerk company to apply the contra entries in a journal ledger, it must credit debit the trade payable ledger control account. तो ट्रेड पेबल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे, इस क्रेडिट को डिलीट कर दोगे एग्जाम में. ठीक है, आपको डेबिट रखना है और क्रेडिट आपको डिलीट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, डिलीट विच डज नॉट अप्लाई. द ट्रेड पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, द ट्रेड रिसीवेबल. तो ये जो यहाँ पे डेबिट है इसको आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे. ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन. आ जाओ. फाइनली, इन रिलेशन टू अमाउंट्स ड्यू टू द बिजनेस, you have been asked to confirm the accounting entries required to record a sale transaction to a credit customer for goods with a list price of 2000. The customer is entitled to trade 10% trade discount and was also offered 5% early settlement discount if payment is received within 10 days on the invoice date. The customer is expected to take advantage of the early settlement discount terms. अच्छा, जब हमने अलग अलग ये पढ़े थे, अलग अलग केसेस पढ़े थे डिस्काउंट के, कि क्या होगा अगर वो अर्ली सेटलमेंट का एडवांटेज लेता है तो. ठीक है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का एडवांटेज लेता है तो क्या होगा अगर वो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का एडवांटेज नहीं लेता तो. ठीक है, सो हमने ये अलग अलग 4 केसेस पढ़े थे कि अगर एक्सपेक्टेड है तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड नहीं है तो क्या होगा लेकिन फिर भी ले लेता है, एक्सपेक्टेड है पर नहीं लेता है. ठीक है, और ना एक्सपेक्टेड है और वो ना लेता है. ठीक है, तो ये 4 केसेस हमने पढ़े थे, राइट, जब हमने डिस्काउंट्स का लेक्चर किया था. तो अब क्या बोल रहा है वो, कि इट इज एक्सपेक्टेड कि कस्टमर जो है वो एडवांटेज लेगा, तो हम जो उसका इनवॉइस बनाएंगे वो हम रिड्यूस करके बनाएंगे, बोथ, एक तो ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर दूसरा कौन सा है, कैश डिस्काउंट. ठीक है, दोनों डिस्काउंट्स को हटाने के बाद हम उसका क्या बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, सिंपल, पहले आप देखो 2000 है. ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितनी है, 2000. इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, जो कि कितना होगा, 200. तो ये आ गया 1800. अब इस 1800 पे मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा. कैश डिस्काउंट कितना मांग रहा है वो मांग रहा है 5% का, मतलब 90. तो ये कितना हो जाएगा, 1710. तो मैं जो अब इनवॉइस बनाऊंगी कस्टमर को, कितने का बनाऊंगी, 1710 का. ठीक है, तो एंट्री क्या पास करूंगी, मैं एंट्री पास करूंगी डेबिट, एंट्री पास करूंगी डेबिट रिसीवेबल्स, और क्रेडिट क्या करूंगी, रेवेन्यू. कितने से, 1710, राइट, यही एंट्री पास करूंगी इस केस में. तो मैं ओके, तो अब यहाँ पे जो मेरा रेवेन्यू है उसको तो मैं क्या करूंगी, रेवेन्यू को तो मैं करूंगी, यहाँ पे अमाउंट तो मैं लिख दूंगी 1710, लेकिन ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि रेवेन्यू तो क्या होता है, क्रेडिट होता है. ठीक है, और दूसरा मैं क्या करूंगी, दूसरा जो मेरे रिसीवेबल्स है वो क्या होंगे, वो 1710 से डेबिट हो जाएंगे. ठीक है, अब ये जो टास्क नंबर 2 है विच इज रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे ट्राई. ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. अब मैं आ जाती हूँ सीधे टास्क नंबर 3 पे. सो टास्क नंबर 3 क्या बोलता है, इन्वेंट्रीज एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 31st December 2007 वर वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ 190,871. ये उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है. Included in this amount was a product at a cost of 4,000 that, due to change in legislation, no longer meets current safety standards. ठीक है, कॉस्ट उसकी 4,000 है, लेकिन अब वो क्या, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता. क्लैक कंपनी कुड मॉडिफाई दिस प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 1,500 and plans to do so. The product could then be sold for 6,000. ठीक है,
अब पूछ रहा है एट व्हाट वैल्यूएशन शुड इन्वेंट्री बी स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31 दिसंबर 2007। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, हमेशा आईएएस 2 के हिसाब से इन्वेंट्री को किस पे मेजर करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी क्या होती है, जो भी उसकी सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट टू सेल। उसको सेल करने के लिए कोई कॉस्ट लग रही है एडिशनल, तो कॉस्ट टू सेल उसमें से माइनस हो जाती है। अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, 4000, और उसकी एसपी कितनी है, 6000, लेकिन उसको मॉडिफाई कराना पड़ रहा है क्योंकि वो करंट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही, तो उसको सेल करने के लिए मॉडिफाई कराना पड़ रहा है। तो कितनी होगी, $1500, तो ये आ गया $4500 हो गई उसकी एनआरवी। अब कॉस्ट और एनआरवी में से क्या छोटा है, कॉस्ट ही छोटी है इस केस में, तो 4000। तो क्वेश्चन ने तो यही बोला है ना कि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, सो 19871 में वो ऑलरेडी कॉस्ट पे इंक्लूडेड है, विच इज फाइन। सो इसका मतलब इसका आंसर है 19871 ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 19871 ही रहेगा। ठीक है, इसी जगह मान लो अगर कॉस्ट तो होती है उसकी 4000 ही रहती कॉस्ट, और उसकी जो एनआरवी है वो कम हो जाती। एनआरवी कैसे कम हो जाती, ये 1500 की ना होके 2500 उस पे लगाने पड़ते, तो कितना हो जाता, उसकी एनआरवी हो जाती 3500। अब इस केस में क्या होगा, 19871 में से पहले मैं उसकी कॉस्ट निकाल दूंगी 4000 की और उसकी एनआरवी ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो फिर जो भी आंसर आता वो इधर आ जाता, लेकिन इस केस में क्योंकि कॉस्ट ही लोअर है तो वो इधर कॉस्ट पर ही आएगी। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर नोट फॉर इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। इन्वेंट्री स्टेटेड एट व्हाट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर सेलिंग प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो कि क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, डिलीट एज अप्रोप्रिएट, तो यहां पे आप हायर डिलीट करेंगे और यहां पे आप सेलिंग प्राइस डिलीट करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, इसमें पूछा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड करोगे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं, एक्सक्लूड करोगे। ये कॉस्ट का पार्ट थोड़ी बनता है। कॉस्ट का पार्ट क्या क्या बनता है, कॉस्ट का पार्ट बनता है हमारा, कॉस्ट का पार्ट क्या बनता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एनी परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर टू कलेक्ट कंपनी प्रीमाइसेस, यस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये क्या है, कैरेज इनवर्ड है, तो इंक्लूडेड। फिर क्वेश्चन पूछा स्टोरेज कॉस्ट, नहीं, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, वेयरहाउस कॉस्ट, ये सब आ जाता है, कैरेज आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया है जो रिलेटिंग टू टास्क नंबर 4 विच इज रिलेटेड टू व्हाट, बैंक रिकंसिलिएशन। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि हर बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा देती हूँ तो आप ट्राई नहीं करते हैं खुद, इसलिए ये वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है देन आई एम देयर, तो डू लेट मी नो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, अगेन आपको पूरे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नहीं बनाने इन क्वेश्चंस में। ठीक है, सिर्फ आपको अपने फिगर्स लिखने होंगे। चलो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है फायरवर्क कंपनी का क्वेश्चन, ये बोलता है द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू फायरवर्क कंपनी अ लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005। पहले हमको P&L और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट दे रखा है, विच इज हमको इसमें क्या दे रखा है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेबल। फिर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन भी दे रखा है एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दे रखी है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमको 2 साल की एसेट्स दे रखी है, एसेट्स फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी है, तो एसेट्स भी हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी है। अब एसेट्स में क्या क्या, पीपीई, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को हम अभी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की अगर मैं बात करूं तो 2004 में तो कितने थे, 10,000 पॉजिटिव थे। ठीक है, फिर नील हो गए। ओके, फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, बैंक लोन, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, इनकम टैक्स, बैंक ओडी। अच्छा, बैंक ओडी क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब 2005 में ये कितने हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 2000 नेगेटिव हो गए। ठीक है,
अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फायरवर्क कंपनी. During the year ended 30th June 2005, Firework disposed of several items of plant and equipment for sale proceeds of 8,000. The loss on disposal of 2 million is included within cost of sales. Depreciation charge for the year was 15 million. ठीक है. Firework company estimated that the income tax liability arising on the profit for the year ended 30th June 2000 was 6.5 million. ओके ये सब इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर फायरवर्क कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2005 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ. ओके अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अब हमको देखो कैसे पूछ रखा है, पूरा पूरा बनाने के लिए नहीं बोला क्वेश्चन ने सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट और हमको लिखना है, यहाँ पे फिगर्स लिखते जाना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. मैंने आपको हमेशा बोला था जब भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करते तो हम किससे शुरू करते हैं, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसका मतलब जहां पे देखो स्टार लगा हुआ है नीचे आपको नोट दिया हुआ है, नोट में क्या हुआ है, डिलीट विच डज नॉट अप्लाई. ओके सो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप डिलीट करेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आपका. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका है कितना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारा 31,000. तो आप लिख दो सीधे सीधे 31,000. ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे कितना, 31,000. अब देखो ऊपर थाउजेंड्स में दे रखा है तो मतलब मिलियन है, ये 31 मिलियन है. अब डेप्रिसिएशन चार्ज पूछ रहा है. डेप्रिसिएशन चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है. ठीक है, अब कितना ऐड करना है, क्वेश्चन ने दिया हुआ था पॉइंट्स में, कितना था साल का, 15 मिलियन है तो 1000 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, आप इधर 15,000 लिख लो. फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉस क्या होता है, ऐड होता है, और प्रॉफिट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है. क्वेश्चन ने हमको लॉस दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन ने क्लियरली लॉस भी दिया हुआ है. द लॉस ऑन डिस्पोजल कितना हुआ था, 2 मिलियन, तो आप लिख लो 2000. फिर इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल क्या होगा, इंटरेस्ट पेबल जो होगा वो ऐड होएगा, कितना है 750,000 है, 1000 ऊपर लिखा हुआ है, हमें सिर्फ 750 लिखना है यहाँ पे. अब फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज. ठीक है, अब चेंज इन इन्वेंट्री देखो कितना हुआ है आपका, इन्वेंट्री ये रहा इन्वेंट्री इधर ही है. अब इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है, देखो 2004 में 30 से लेके 36,000 हो गई है, इसका मतलब इंक्रीज हुई है. तो जब इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स इंक्रीज होते हैं तो उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्यों करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये मैं बता चुकी हूँ लेक्चर्स में. ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 6,000 को माइनस कर देंगे यहाँ पे. सो ये सब्ट्रैक्ट होएगा कितना, 6,000. ठीक है, फिर आ जाते हो ट्रेड रिसीवेबल्स पे. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, 35 से 40 मतलब इंक्रीज हुए हैं. इंक्रीज के केस में 5,000 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. ट्रेड पेबल्स, अब देखें ट्रेड पेबल्स का क्या हुआ है, ट्रेड पेबल्स ये रहे. ट्रेड पेबल्स जो है 30,000 से 36,500 हुए. तो जब ट्रेड पेबल्स इंक्रीज होते हैं तो उनको क्या करना है, ऐड करते हैं. तो कितना ऐड करेंगे, 6,500 ऐड करेंगे. ठीक है, अब हम साथ में, ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चन ने नॉट एप्लीकेबल पूछा है, पर हम ये जो भी इसका फिगर आ रहा है वो कंप्यूट करके यहाँ एक बार लिख लेते हैं. ठीक है, तो कितना आ रहा है, 31,000 में ऐड करते हैं 15,000, फिर ऐड करते हैं 2,000, फिर ऐड करते हैं 750, माइनस करेंगे 6,000, माइनस 5,000 और ऐड करेंगे 6,500. ये आएगा मेरा 44,250. ठीक है, अब इंटरेस्ट पेड, वो पूछा इंटरेस्ट कितना पे किया है. अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी इंटरेस्ट अक्रूवल दे रखा है मुझे, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूवल टैक्स अक्रूवल्स के साथ में नहीं दे रखा. तो इसका मतलब जितना एक्सपेंस किया है उतना ही पे करेंगे. ये अजम्पशन मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन में टैक्स अक्रूवल या इंटरेस्ट अक्रूवल नहीं दे रखा तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जितना हमने एक्सपेंस आउट किया है उतना ही हमने पे किया है. तो यहाँ पे एक्सपेंस आउट कितना किया, इंटरेस्ट पेबल 750, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने 750 ही पे किया है. तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 750. ठीक है, अब आ जाते हैं इनकम टैक्स पेड. अब इनकम टैक्स कितना पे किया है तो वो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको अक्रूवल्स दे रखे हैं इनकम टैक्स के 10,000 और 6,500. तो चलो अब क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इनकम टैक्स का लेजर बनाना पड़ेगा, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट. ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस. अब देखो आपको ये सब जल्दी जल्दी करना है, पूरे पूरे लेजर्स बना के ढंग से इनकम टैक्स पेबल मत लिखने बैठ जाना, फटाफट. आप सिर्फ अपनी वर्किंग के लिए कर रहे हैं ये सब. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा,
ओपनिंग बैलेंस है आपका इनकम टैक्स का 10,000 और 6,500, और जो जो जिन जिन आइटम्स को मैं यूज करती जा रही हूँ उनको मैं टिक कर रही हूँ, आप भी टिक करते जाना ताकि कुछ रह नहीं जाए। सो 10,000 था और फिर 6,500 हो गया। सो ये हो गया 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास कितना 6,500। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने एक्सपेंस आउट कितना हुआ। अच्छा, क्वेश्चन ने भी यही बोला है, फायरवर्क कंपनी एस्टिमेटेड दैट द इनकम टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005 और 6,500। वो बोल रहा है कि उसकी 30 जून 2005 की जो इनकम टैक्स लायबिलिटी थी वो 6,500 है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस यही है, तो हमने वो ले लिया। अब P&L में कितना चार्ज किया हमने 6,000, कितना किया है 6,000, तो हम जितना हमने एक्सपेंस आउट किया उसको लिख देंगे 6,000, तो ये हो जाएगा 16,000। इस 16,000 में से मैं 6,500 माइनस करूंगी तो मेरा क्या जाएगा, टैक्स पेड आ जाएगा, जो कि मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, कितना है वो, ये होगा हमारा 9,500। ठीक है, सो इनकम टैक्स पेड 9,500। अब 9,500 प्लस 750 कितना हुआ है 10 to 50। 10 to 50 में माइनस करूंगी 44 to 50 में से, तो मेरा कितना आएगा 44 to 50 में से मुझे माइनस करना है 10 to 50, तो ये आ जाएगा 34,000। ओके, अब आ जाते हैं हम कैश परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। अब ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने हमें एडिशंस के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। तो यहां हम लिखेंगे अपना पीपीई, डेबिट, क्रेडिट। अब हमारे को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब देखो यहाँ पे 110,000 और 93 दी हुई है, तो ये कैरिंग वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, कैरिंग वैल्यू। ओके, तो इसमें फिर क्या होंगे, सारे के सारे फिगर्स, मतलब डिस्पोजल्स भी हमें कैरिंग वैल्यू पे ही लिखने पड़ेंगे। ओके चलो, ओके सो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। ओपनिंग बैलेंस था 93,000 पीपीई का और क्लोजिंग बैलेंस था 110,000। ठीक है, अब एक तो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, कितना था 15,000 क्वेश्चन ने दिया था। फिर डिस्पोजल्स कितने के थे, अब देखो डिस्पोजल्स के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है डिस्पोजल्स कहां गया, ये रहा, डिस्पोज्ड ऑफ सेवरल आइटम्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर सेल प्रोसीड्स 8 मिलियन। सेल प्रोसीड्स 8 मिलियन की है। ठीक है, क्या देखो मेरे को क्या पता है, कैरिंग वैल्यू में अगर मैं प्लस माइनस करती हूं मेरा प्रॉफिट या लॉस, तो मेरे सेल प्रोसीड्स आ जाएंगे, राइट। तो मुझे क्या पता है कि सेल प्रोसीड्स कितने की है, मेरी सेल प्रोसीड्स है 8 मिलियन की, तो मैं 8,000 लिख लेती हूं। मुझे लॉस कितना हुआ है, मुझे लॉस हुआ है 2,000 का, तो 2,000 का लॉस हो गया। तो इसका मतलब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 8,000 में प्लस कर लूंगी 2,000, तो ये आ गई मेरी कैरिंग वैल्यू। ये प्लीज इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मुलाज लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, सो कैरिंग वैल्यू लिखनी है आपको, कितनी लिखनी है 10,000। सो कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10,000, तो यहां पे डिस्पोजल होगा 10,000 का। अब रिवैल्यूएशन भी हुआ है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला। अब बच्चे क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन भूल जाते हैं। इस केस में रिवैल्यूएशन मत भूलना प्लीज प्लीज प्लीज। क्वेश्चन ने क्लियरली दिया हुआ है कि देखो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस देखो 8,000 से बढ़ के 10,000 हो रहा है, मतलब 2,000 का रिवैल्यूएशन हो रहा है। और यही चीज यहां पर भी आ रही है, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,000। ठीक है, तो आप ये 2,000 क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे। तो अब जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपके एडिशंस होंगे। ठीक है, अब वो कितने होंगे, ये आएगा आपका अराउंड 135, ये आ रहा है 135,000। इसमें से माइनस करूंगी 93 एंड 2, तो ये आ जाएगा 40,000। सो बेसिकली आपने 40,000 की परचेज करे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो दिस विल लीड टू व्हाट, आउटफ्लो। दिस विल लीड टू व्हाट, आउटफ्लो होगा, पैसे दिए होंगे आपने। और आपकी सेल प्रोसीड्स कितने की है, तो अच्छा आउटफ्लो हो रहा है तो मतलब सबट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे क्या होगा, डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट वो कितने की थी 8,000 की। सेलिंग प्राइस तो उसकी 8,000 ही थी ना, तो 8,000 आपके पास आए, मतलब 8 मिलियन आपके पास आए, तो आप यहां पे लिखेंगे 8,000, ये आपके ऐड हो जाएंगे। तो अब ये कितना होगा, ये होगा आपका नेगेटिव 32,000। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ओके, अब रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन पे जाओ। बैंक लोन कम हुआ है बढ़ा है, देखो जो बैंक लोन है आपका वो 17 से 7 हुआ है, मतलब 10,000 का पेमेंट किया है आपने। ठीक है, तो आप 10,000 नेगेटिव लिखोगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करोगे 10,000। फिर प्रोसीड्स ऑफ शेयर इशू, अब शेयर इशू बढ़ा है कि कम हुआ है। अब शेयर इशू की बात होती है तो दोनों अकाउंट्स देखना है, शेयर कैपिटल भी देखना है और शेयर प्रीमियम भी देखना है। ठीक है, तो बढ़े कि कम हुए, बड़े हैं। ठीक है, सो कितने पर से बढ़े हैं 20
प्लस 8 में से माइनस कर लेती हूँ 15 माइनस 3, 10 से बड़े, 20 प्लस 8 माइनस 18, 10 से बड़े, ठीक है। तो 10 जो है ऐड हो जाएंगे, ये 10,000 यहाँ पे ऐड हो गए। अब क्वेश्चन पूछा डिविडेंड पे। अब डिविडेंड पे कैसे करते हैं? डिविडेंड पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर यूज करना पड़ेगा। तो लो, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर यूज करो यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट। अब देखो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी आपकी, टिक करते जाओ जो जो यूज करते जा रहे हो। रिटेन्ड अर्निंग्स भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। रिटेन्ड अर्निंग्स थी 85,000 की और क्लोजिंग कितनी है 96,000 की, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ आपको? ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मत लिख लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना, जो कि कितना है 25,000, ठीक है। तो इसका मतलब डिविडेंड कितना पे किया आपने? सो 85 प्लस 25 माइनस 96 आपने पे किया, 14,000 का डिविडेंड आपने पे किया, ठीक है। अब ये डिविडेंड आपने पे किया तो ये आ गया 14,000 और ये करोगे आप यहाँ पे सबट्रैक्ट, ये आ गया आपका 14,000 नेगेटिव। तो ये आ गया आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया और ये आपका सी आ गया, ठीक है। अब इससे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो इन तीनों को प्लस माइनस करके पता चल जाएगा कि आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो थे वो इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए। तो करो, 34,000 पॉजिटिव है, माइनस कर लो 32,000 और माइनस कर लो 14,000, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 12,000 नेगेटिव, मतलब डिक्रीज हुए। तो इंक्रीज को क्या करोगे? डिलीट कर दोगे। तो ये आ गए आपके 12,000 नेगेटिव। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने थे? देखो यहां पे मैंने आपको शुरू में ही लिखवा दिया था, कितने थे? 10,000 पॉजिटिव थे, 10,000 पॉजिटिव थे। तो आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे, सबट्रैक्ट डिलीट कर दोगे। तो इसका मतलब अब आपका क्या आ गया? नेगेटिव 2,000 आया और आपका 2005 में कितना आ रहा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? नेगेटिव 2,000 आ रहा था। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है क्योंकि हमारा आंसर मैच कर गया, राइट। तो ये नेट कैश है कि नेट ओवरड्राफ्ट है? ये नेट ओवरड्राफ्ट है, कैश नहीं है, ये नेट ओवरड्राफ्ट है। नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये आपको डिलीट, नेट कैश जो है वो आपको डिलीट करना पड़ेगा और आपका नेट ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका आंसर है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर था। और कैश फ्लो का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे आएगा, ठीक है। सो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखो मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, इसलिए फटाफट फटाफट सारे आंसर्स आ रहे हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। टिप्स पे अगर पता है कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, क्यों एक बार रीजनिंग पता होनी चाहिए। रीजनिंग इनिशियली आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री गिर रही है तो ऐड करेंगे, रिसीवेबल्स गिर रहे हैं तो ऐड करेंगे, इन्वेंट्री बढ़ रही है तो माइनस करेंगे। ये सब मुझे इनके रीजंस पता है पहले से, ठीक है। लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना पता है, अभी मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि प्लस करना है कि माइनस करना है। अभी मैं ये नहीं सोची कि क्यों प्लस करना है क्यों माइनस करना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन विच इज स्पार्कलर कंपनी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू स्पार्कलर कंपनी, a limited liability entity. Statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended 30th September 2009 हमको दे रखा है। अब वापस से हमको वही सब चीजें दे रखी है। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। जब भी क्वेश्चन देख रहे हो एक बार सारे आइटम्स से गो थ्रू कर लो, ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम कुछ मिस ना कर जाएं। इसलिए मैं एक बार सिर्फ आइटम्स को गो थ्रू करती हूँ। अभी मैं अमाउंट्स नहीं देख रही उनके, सिर्फ ये देख रही हूँ कि क्या क्या आइटम है। प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट पेबल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन है, ठीक है, रिवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई टोटल, ठीक है। एसेट्स में पीपीई है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। अब देखो 2008 ये है और 2009 है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मतलब ईयर के स्टार्ट में तो 0 थे और फिर ईयर के एंड में कितने हो गए? ये 3,000 हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अच्छा अब टोटल एसेट्स है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स है, नॉन करंट टैक्स में 10% डिबेंचर है, करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओडी है। अब बैंक ओडी अच्छा मतलब इनिशियली 4,500 का नेगेटिव बैलेंस था और फिर वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो 2008 में नेगेटिव 4,500 था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एंड में वो कितना हो गया? 3,000 हो गया, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है? ट्रेड पेबल, इनकम टैक्स और अक्रूड इंटरेस्ट का देखो। अब अक्रूड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है।
The following information is relevant to the financial statements of Sparkler Company during the year ended 30th September 2009. Sparkler Company disposed of some items of plant and machinery for sale proceeds of 2 lakh. The carrying amount of the items disposed of was 1.5 million. 1.5 million को 2 million में बेचा, मतलब 500,000 का क्या है यहाँ पे प्रॉफिट है. Sparkler Company purchased PPE at the cost of 21 million. ठीक है. In addition, land and buildings were revalued during the year. Addition भी हमको देती है. Okay. Sparkler Company estimated that income tax liability arising on the profit for the year was 3.5 million. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Based upon the information available, complete the statement of cash flows during the indirect method for Sparkler Company for the year ended 30th September 2009 in accordance with the requirements of IAS 7 statement of cash flows. Okay. ठीक है. चलो. अब ये क्वेश्चन शुरू हो गया. अब ये वापस से पहले जैसा ही हमको दिया हुआ है. चलो करना शुरू करते हैं. सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं. इसका मतलब ये डिलीट करेंगे. ठीक है. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है यहाँ पे देखो 18,000, तो हम लिख लेते हैं 18,000. फिर एडजस्टमेंट्स फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज. देखो डेप्रिसिएशन चार्ज कहीं पे दे रखा है क्या? नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट पेबल. डेप्रिसिएशन तो कहीं नहीं दे रखा और पॉइंट्स में भी डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं था. मतलब डेप्रिसिएशन अब हमें निकालना पड़ेगा. और कैसे निकालेंगे? हम बनाएंगे पीपीई का लेजर, डेबिट और क्रेडिट. अब हमको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो लिख लेते हैं पहले. ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 85 और क्लोजिंग दे रखा है 95. ठीक है. तो 85 लिख लो पहले और 95 लिख लो. फिर रिवैल्यूएशन हुआ, वो भी हमें क्वेश्चन ने दे रखा है. हाँ, रिवैल्यूएशन शायद 3000 का हुआ था. 3000 इधर आ रहा है ना, तो यही रिवैल्यूएशन इधर भी कितना आएगा? नील से 3000 हो गया. ठीक है. सो 3000 का रिवैल्यूएशन लिख लो. एडिशंस भी क्वेश्चन ने हमको एडिशनल पॉइंट्स में दे रखा था कि एडिशंस कितने हुए ड्यूरिंग द ईयर? 21,000 के. परचेज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 21 मिलियन. ठीक है. सो बी पॉइंट हो गया हमारा. एडिशंस हो गए 21,000 के. फिर डिस्पोजल्स भी हमको क्वेश्चन ने दिए थे. अब देखो डिस्पोजल में क्वेश्चन बोल रहा है कि बेचे उसको 2 मिलियन में थे, लेकिन कैरिंग वैल्यू कितनी है? 1.5 मिलियन है. हमेशा कैरिंग वैल्यू ही लिखते हैं, ध्यान रख लेना. सेल प्रोसीड्स का अमाउंट मत लिखना. ठीक है. सिर्फ कैरिंग वैल्यू लिखना. तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा हमारा? डेप्रिसिएशन. तो अब ये कितना होगा? सो 85,000 में प्लस करती हूँ 3,000, प्लस करती हूँ 21,000, तो ये आ गया मेरा 109,000. अब इस 109 में से मैं माइनस करती हूँ 1.5 और माइनस 95,000. कितना हुआ? ये आ रहा है 12,500. तो मेरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना आ रहा है? 12,500 आ रहा है. तो अब ये 12,500 मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐड होता है. तो ये 12,500 ऐड कर लेंगे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट माइनस होता है. तो ये हम इसको यहाँ पे करेंगे माइनस. ठीक है. अब आ जाओ इंटरेस्ट पेबल. अब इंटरेस्ट पेबल यहां पर कितना पहले हुआ है? 2,700. सो हमें 2,700 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. चेंज इन इन्वेंट्रीज पे आओ. चेंज इन इन्वेंट्रीज पे आओ. इन्वेंट्रीज क्या हुई है? इन्वेंट्रीज 36,000 से 3750 हुई है, कम हुई है. कम होती है इन्वेंट्री तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो 36 माइनस 3750 कितना आ रहा है? 5250 आ रहा है. 5250 आ रहा है, तो वो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. 5250. चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स. चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 45 से 39,250 हो रहे हैं. मतलब वापस से ये तो कम हो रहे हैं, तो मतलब ऐड करेंगे 39,250. डिफरेंस है इनका 5750, तो ये हम ऐड कर लेते हैं. ठीक है. अब चेंज इन ट्रेड पेबल्स ये रहा. कितने हो रहे हैं? 38,500 से 35 हो रहे हैं, मतलब 3,500 से गिर रहे हैं. तो ट्रेड पेबल्स कम होते हैं तो क्या करते हैं? माइनस 3,500. अब इसका साथ में आप इधर यहाँ पे आंसर लिख लो बाहर. कितना आता है? 18,000 प्लस करती हूँ उसमें 12,500, माइनस करती हूँ 500, ऐड करती हूँ 2,700, ऐड करती हूँ 5250, ऐड करती हूँ 5750 और माइनस करती हूँ 3,500. तो ये आ गया मेरा 4,200 आ रहा है ये मेरा. ठीक है. अब क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट पेड के लिए आइटम नंबर 1 को रेफर करो. ठीक है. इंटरेस्ट पेड वैसे ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा. और इनकम टैक्स पेड भी सब्ट्रैक्ट होगा. पहले हम खुद ही ट्राई कर लेते हैं कि इंटरेस्ट पेड होता क्या है, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ठीक है. तो इंटरेस्ट पेड डेबिट कर लो और क्रेडिट करो. अब हमको क्या दे रखा है? अक्रूड इंटरेस्ट दे रखा है. यस दे रखा है 625 और 500. तो 500 ओपनिंग हो गया, 625 क्लोजिंग हो गया. तो ओपनिंग बैलेंस है 500,
क्लोजिंग बैलेंस है 625। अब क्वेश्चन ने एक्सपेंस आउट कितना किया है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल कितना बोला है 2700, इतना पीएनडल में चार्ज किया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल में डाला इसने 2700। इसका मतलब इसने इंटरेस्ट पे कितना किया, इंटरेस्ट पेड कितना किया होगा, इसने किया होगा 500 प्लस 2700 में से मैं माइनस कर लेती हूँ 625, तो ये आ जाएगा मेरा 2575, ठीक है। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट पेड 2575। यहां पे मैं लिख लेती हूं एक बार 2575। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है आइटम 1 को रेफर करो, ठीक है। आइटम 1 देख लेते हैं इसका, ये रहा आइटम 1 इंटरेस्ट पेड। तो ये पूछ रहा है, अच्छा ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को प्लस किया, 500 और 2700 को प्लस किया। सो बेसिकली मैंने इन दोनों को प्लस किया और माइनस किया 625, तो मेरा ये 2575 आ गया। चलो अब देखें ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ये रहा 2700 में प्लस किया 500 और माइनस किया 625, तो कौन सा आंसर सेलेक्ट करूंगी, ये थर्ड वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, इनकम टैक्स पेड पे, ठीक है। इनकम टैक्स जो हम पे कर रहे हैं वो भी एक बार हम निकाल लेते हैं, डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना है 4000, तो 4000 लिख लो। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3500, वो लिख लो। स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल में कितना डाला है वो देख लो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल में डाला है 3500, 3500 लिख लो। तो इसका मतलब पे कितना किया 4000, सो 4000 हम क्या कर लेंगे यहाँ पे लेस कर लेंगे। तो इसका मतलब मेरा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या आएगा, इसमें से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जब मैं ये माइनस कर लूंगी तो मेरा नेट कैश आ जाएगा। सो 200 में से मैं माइनस कर लेती हूँ 2575 और माइनस कर लेती हूँ 4000, ये आ जाएगा 33625। ये हो गया मेरा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो अब आ जाते हैं हम कैश परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला था कि 21 मिलियन की परचेज करिए, तो ये सबट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आउटफ्लो होता है उससे। सो 21 मिलियन ये हो गया। फिर डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी क्वेश्चन ने साफ साफ दिया था कि 2 मिलियन की सेल प्रोसीड्स थी, तो 2 मिलियन से क्या होता है इनफ्लो होता है, तो ऐड करेंगे। इसका मतलब इसका कितना हो गया 19 मिलियन जो हो गया, 19 मिलियन क्या हो गया इसका नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब प्रोसीड्स ऑफ लोन रेस्ड, अब लोन पे आ जाओ, लोन कहां गया, ये रहा 10% डिबेंचर, 20,000 से 25,000 हो रहा है, मतलब 5000 के लोन और लिए हैं, तो लोन लिए तो ऐड करेंगे क्योंकि इनफ्लो होगा, सो 5000 ऐड हो जाएगा। अब प्रोसीड्स ऑफ शेयर इशू बोल रहा है, तो उसमें दोनों अकाउंट्स देखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल भी देखेंगे, शेयर प्रीमियम भी देखेंगे। सो 30 + 10 इस साल के, 24 - 8, तो ये कितना हो जाएगा 40 में से मैं माइनस करना है मुझे कितना 32, 40 में से कितना माइनस करना है 32, तो कितना आएगा 8000 आएगा, राइट। 8000 के शेयर प्रोसीड्स हो रहे हैं, तो ये शेयर प्रोसीड्स अब मुझे यहां लिखने पड़ेंगे, कहां गया ये रहा 8000 जो है ये मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है डिविडेंड पेड के लिए आइटम 2 देखो, तो डिविडेंड पे हम कैसे निकालते हैं, सिंपल है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ले लो, उसमें प्लस कर लो प्रॉफिट कितना था साल भर का और माइनस कर लो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट, ठीक है। तो निकाल लो। अच्छा पहले देख लो आइटम नंबर 2 है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग ब्रॉट फॉरवर्ड प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स, यस, सेलेक्ट कर लो, ये वाला आंसर ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स ब्रॉट फॉरवर्ड, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं करते। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को माइनस कर रहा है और रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग वाली को प्लस कर रहा है, ये भी गलत है। सो सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट वाला ठीक है। चलो अब देख लेते हैं डिविडेंड एक्चुअली में पे कितना किया। सो रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बना लो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और यहां आपका प्रॉफिट आ जाएगा, तो यहां आपके डिविडेंड्स पेड आ जाएंगे, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस कितना था देखो, ओपनिंग बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग्स ये रहा 66,500 और 68,75, 66,500 और 68,75 आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 14,500, तो ठीक है 14,500 इधर लिख लो। सो डिविडेंड पे कितना आ जाएगा 66,500 में ऐड करो 14,500 माइनस कर लो 68,75, 21,25 आ रहा है, ये आ रहा है आइटम 2 आ रहा है आपका 21,25 नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों का जो भी आंसर है फाइनल वो आप बाहर लिख लो। सो 5,000 + 8,000
माइनस 2125, ये आ गया आपका 7125 नेगेटिव। ठीक है, अब आपको आपका ए यहां पे निकल गया था, ए बी आपका ये निकल गया और सी आपका ये निकल गया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी से क्या आंसर आता है आपका। सो ए है 33,625, फिर ये नेगेटिव है 19,000 और ये है 7125, तो ये कितना आता है, ये आ गया 7,500 पॉजिटिव। ठीक है, सो मतलब यहां पे आपका क्या है, इंक्रीज है, तो डिक्रीज को डिलीट करेंगे और इंक्रीज है तो आप इंक्रीज लिखेंगे 7,500। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना था, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर था 4,500 नेगेटिव। नेगेटिव को क्या करते हैं, माइनस, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कितना 4,500, तो इसका मतलब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द ईयर एंड कितना आ जाएगा, 3,000 पॉजिटिव। अब देखो क्या हमारा 3,000 पॉजिटिव आ रहा है, यस। सो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया। अगर ये नहीं आता तो मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ करी थी हमने। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर था। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है मैं बता देती हूँ कौन कौन से, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर एक तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो सारे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू है स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, और जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तब मैं आपको कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस करा दूंगी, सो नो वरीज ऑन दैट। ठीक है, चलो, hope to see you in the next class. Meanwhile, please keep revising and keep practicing. Bye bye, take care, have a good day ahead.